हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम MPTO के लिए मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ओनली फॉर, जिसके अंदर आप मैराथन के तो 100+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ हूबहू आपको मेन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी प्रकार की क्लास की नोटिफिकेशन देखने को मिले और इसी प्रकार नई नई वीडियो आपको देखने को मिले, हर वैकेंसी से संबंधित आपको न्यूज़ मिले। तो इस मैराथन क्लास में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आके सभी जुड़ जाएं और चलते हैं एक एक करके। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे MPITO के लिए। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन है आज का पहला कि एक कम प्रतिरोध वाले तार के माध्यम से पृथ्वी में विद्युत ऊर्जा के तत्काल निर्वहन की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तत्काल परिवहन निर्वहन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोरोना डिस्चार्ज, अर्थिंग, डाइलेक्ट्रिक बैरियर चार्ज, इलेक्ट्रिकल ग्लो डिस्चार्ज। तो जो पृथ्वी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम विद्युत अर्थिंग। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? हम क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टार्टर में हानि का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, स्टार्टर में हानि का मुख्य कारण क्या है? निर्माण दोष, मशीन का ताप, ढीले वायरिंग, भारी प्रवाह। तो स्टार्टर के सबसे बड़ी नुकसान है जो हानि है वो किसके कारण होती है? तो जो स्टार्टर के अंदर अगर ढीली वायरिंग रहेगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा? स्टार्टर में हानि होगी। तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुणक तक कम कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सोल्व करते हो तो इसमें किसके क्या करना है आपको कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का, जो कि R बराबर क्या होता है? रो L/A। ठीक है, ये होता है। अब इसके द्वारा हमको क्या करना है? ठीक है, इसमें क्या करना है कि ये कह रहा है कि क्षेत्रफल को 2 गुना तक कम कर दिया जाए। तो 2 गुना कम कर रहा है मतलब क्षेत्र, यदि प्रतिरोध बढ़ता है क्षेत्रफल कम हो रहा है। ठीक है, तो ये दो गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 2 गुना तक क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 गुना तक कम कर रहा है तो इसको ऐसे रख दो कि R बराबर रो L/2A। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे? L/2A। तो जो प्रतिरोध होता है, ये जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाएगा? 1/2, मतलब प्रतिरोध की क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आधा रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पावर ग्रिड घटक नहीं है? देखो, पावर ग्रिड नहीं है, उत्पादक संयंत्र है, वितरण लाइनें, शीतलक संयंत्र, उपभोक्ता। तो देखो, उत्पादन संयंत्र है वो ये भी है, वितरण लाइनें भी ये भी है, उपभोक्ता भी है। तो इसका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि शीतलक संयंत्र जो होता है, कूलिंग संयंत्र। ठीक है, ये किस में होते हैं? आपको हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर इनमें देखने को मिलेंगे। इसके अंदर क्या नहीं है कि जो बाकी सभी होते हैं, उत्पादन भी होता है, वितरण लाइन भी होती है, उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, डियोल स्टार्टर का पूर्ण रूप क्या है? कि डिस्टेंस ऑफलाइन स्टार्टर, डिस्टेंस ओपन लाइन स्टार्टर, डबल ओपन लाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, केबल इंसुलेशन सामग्री क्या है? ठीक है, केबल इंसुलेशन सामग्री जो है वो क्या होती है? सेलुलोज होती है, पॉली टेट्रा क्लोराइड एथीन होता है, पॉलीविलाइन क्लोराइड होता है, ये क्या होती है? PVC। ठीक है, और फाइबर ग्लास होता है। तो केबल इंसुलेशन की जो होती है वो क्या होती है? पॉलीविलाइन क्लोराइड। इसका क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, जो केबल इंसुलेशन है, ठीक है, क्या है? केबल इंसुलेशन जो होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो वोल्टेज पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर करता है? वोल्टेज पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि जो केबल इंसुलेशन होता है
ठीक है। अंडरग्राउंड केबल होगी तो उसके अंदर पीवीसी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि पीवीसी के अंदर क्या होता है, आर्द्रता गहराई नमी सोखने की गुण रहते हैं, इसलिए इसका क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड के अंदर नहीं प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन का केबल आवश्यक मानक रेटिंग का होता है, ठीक है। तो कौन सी रेटिंग का हम प्रयोग करते हैं? तो ईवी के अंदर क्या होता है, 33 से 11 के वी होता है, 117 से 11 के वी होता है, 44 से 11 के वी होता है, 128 से 11 के वी होता है। देखो ये कोई मानक वोल्टेज नहीं है, तो तीन ऑप्शन तो ये तैसे कट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, क्योंकि मानक वोल्टेज 33 से 11 होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टेप डाउन, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके इसमें डाउन वोल्टेज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रतीक की पहचान कीजिए, ठीक है। ये जो प्रतीक चिन्ह है आपको ये दिखाई दे रहा है, इस प्रतीक को क्या कहते हैं कि जनित्र कहेंगे, गार्ड कहेंगे, गेट कहेंगे, या गैल्वेनोमीटर कहेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी इस क्या है जो डायग्राम दिया है, ठीक है, इसमें एम की जगह क्या करना है आपको, जी करना है, ठीक है। एम की जगह क्या करना है आपको, जी करना है। तो ये इस तरह था, ये मैं बना के बता रहा हूँ कि इस तरह है ये, ठीक है, इस तरह है, ताकि एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, हम सर्कल ले ही लेते हैं ना यहाँ से, ये लो, ये सर्कल हम ले लेते हैं, ठीक है। इस सर्कल के अंदर सर्कल भी छोटा ले लेते हैं, ये लो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको कि ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, एक लाइन तो ये है ना, और दूसरी लाइन क्या है, ये इस तरह डैश डैश की दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एम की जगह है आपको जी करना है, ठीक है। इसकी जगह क्या करना है, जी करना है, और ये ऐसे आपकी ये वाइंडिंग दे रखी है, इस वाइंडिंग को यहाँ से कनेक्ट करना है। तो ये एम की जगह आपको क्या करना है, जी करना है, इसलिए इसका हो जाएगा जनित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया, एम की जगह, ठीक है। और इसी प्रकार आपको क्या देखने को मिले, अगर ये एम है, ठीक है, इस एम की मैं बात करूँ तो इस एम के अंदर क्या होता है कि ये दिया हुआ है मोटर का, ठीक है, किसका दिया है, मोटर का। बट ये ध्यान रखना ये डीसी मोटर का है, ठीक है, किसका है, डीसी मोटर का है, ठीक है, किसका है, डीसी मोटर का है, ठीक है। और ये जो आपको ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये किसका दिया हुआ है, जनित्र का दिया हुआ है। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो जनित्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। और ये क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत बार पूछा गया है कि जेवीएनएल में पूछा गया है, कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया है, एमपीटीओ में भी पिछले बार पूछा गया है। ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में ये सिंबल टाइप क्वेश्चन है, तो इसको जरूर में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए टिन और लेड का क्या संयोजन होता है। टिन और लेड का लिए क्या संयोजन होता है कि टिन 30% होगा या लेड 70% होगा, टिन 60% होगा, लेड 40% होगा, टिन 63 होगा, लेड 37 होगा, टिन 50 होगा, लेड 50 होगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है कि पहले टिन होगा तो टिन की मात्रा अधिक रहती है और लेड की मात्रा कम रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बटन वायरिंग नहीं, ये बेटन वायरिंग है, ठीक है। ये बेटन वायरिंग का उपयोग करके आपूर्ति की किस सीमा को स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब जो लकड़ी की वायरिंग होती है वो किस सीमा तक हम आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको बैटन वायरिंग दिखे, ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको बैटन वायरिंग दिखे तो वहाँ सबसे पहले ध्यान रखना है कि कम वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, कम वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कम वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, घरेलू वायरिंग के लिए। तो घरेलू वायरिंग जो होती है वो क्या होती है, 240 वोल्टेज हमारी क्या होती है, घर में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, रोशनी की एसआई इकाई को खालिस्तान के रूप में दिया जाता है, ठीक है। रोशनी की जो इकाई होती है जिसे हम बोलते हैं प्रदीप्ति, प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, तो वेबर जो होती है, यहाँ देख लो इकाई को काट लो, वेबर जो होती है वो किसकी होती है, चुंबकीय फ्लक्स की होती है, ठीक है, किसकी होती है, चुंबकीय फ्लक्स की होती है। और टेस्ला जो होती है ये क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की, ठीक है। और जूल जो होती है, जूल जो होती है वो किसकी हो जाएगी, कार्य की होती है, एक दो, ठीक है, कार्य की इकाई भी जूल होती है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ने से क्या लाभ है। दो अल्टरनेटर को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका क्या लाभ है। जनित्र का खर्चा कम होगा। भाई दो खर्चा कैसे कम होगा, जब दो मशीन होती है, ठीक है, एक अल्टरनेटर एक 1 हो गया और दूसरा अल्टरनेटर 2 हो गया, तो इसमें आपको कहाँ से दिख गया, ठीक है, इन दोनों को समांतर क्रम में चलाएंगे तो कम शक्ति कार्य क्या हो सकता है, कम कहाँ होती है, ज़्यादा शक्ति, कम बिजली की व्यय होती है और कम बिजली की खपत करते हैं। कम बिजली की खपत नहीं करते हैं, बिजली की अपव्यय का मान जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एक मिनट, कम बिजली की अपव्यय होती है, सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बकोज रिले का कार्य क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखो, बकोज रिले जो होती है वो कहाँ प्रयोग की जाती है, वो की जाती है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, कहाँ प्रयोग में ली जाती है, ट्रांसफार्मर प्रयोग में ली जाती है। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं, एडी धाराओं के नुकसान को कम करने के लिए। तो एडी धाराओं को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेमिनेशन प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसका प्रयोग करते हैं, लेमिनेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेमिनेशन का प्रयोग करते हैं, स्टेजेस हानि को कम करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एसआई सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, एससी का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील। स्थिर लोच को कम करते हैं, ये नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की सभी यांत्रिक दोष को के लिए प्रयोग में लेते हैं। डी इज राइट आंसर। ट्रांसफार्मर को सभी यांत्रिक दोष फॉल्ट के लिए प्रयोग में लेते हैं। बकोज रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये जो होती है बकोज रिले वो गैस चालित रिले होती है। कौन सी होती है, गैस चालित रिले होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि एक परिपथ में पावर और प्रतिरोध में 2 गुनी वृद्धि कर दी जाए तो इसके वोल्टेज में क्या परिवर्तन होगा। देखो क्वेश्चन बहुत शानदार है कि यदि उसके पावर और अप पर तो इसके वोल्टेज पे क्या परिवर्तन होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या फॉर्मूला लगते हैं कि P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R रखते हैं। अब ये किसकी बात कर रहा है, वोल्टेज की बात कर रहा है और प्रतिरोध, तो वोल्टेज की बात कर रहा है, तो V बराबर क्या हो गया, P इंटू R। ठीक है, क्या हो जाएगा, P इंटू R का अंडर रूट। अब ये कह रहा है कि इनको दोनों को दुगना कर रहे हैं, तो आगे चलता हूँ कि जब दोनों को दुगना कर रहे हैं तो 2, ठीक है, 2P इंटू 2R। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनका दोनों का क्या हो गया, अंडर रूट। ठीक है, दोनों क्या हो गया, अंडर रूट। अब इसको जैसे ही गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 4P, ठीक है, P इंटू R। ठीक, ये दोनों गुना हो गए। अब ये दोनों गुना हो गए तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो वापस इसका क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, छोटा कर लेते हैं हम। तो जैसे ही इसके अंदर क्या हो गया कि अब इसके ये यहाँ तक मान आ गई, अंडर रूट हो गया। अब इसके अंदर देखो कि 4 का अंडर रूट क्या हो गया, 2। ठीक है, क्या हो गया, 2, और यहाँ अंडर रूट कितना बचेगा, P इंटू R। इसका तो अंडर रूट निकाल लिया, तो हमारा जो हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम V बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 गुना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो समझ में आया अच्छे से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एडी धाराओं के नुकसान को खालिस्तान से कम किया जा सकता है। अभी बताया था मैंने, एडी धाराओं क्या कर सकते हैं, लेमिनेशन किया जाता है, एल्यूमिनियम के साथ कोटिंग करके, गलत। कम इनपुट करंट का उपयोग करके ये भी नहीं होगा, लेमिनेशन करके। ठीक है, क्या करते हैं, लेमिनेशन, इंसुलेशन करके। इंसुलेशन नहीं करते, इंसुलेशन तो हम किसके ऊपर, अभी केबल के ऊपर करते हैं, वो भी आपको बताया पीछे क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। एक शॉर्ट कॉइल के लिए मोटर परीक्षण के लिए मुख्य रूप से किस इलेक्ट्रिशियन उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि यदि मोटर की शॉर्ट सर्किट हो रही है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट परीक्षण ये जो होते हैं ना, ये किसके अंदर, आर्मेचर के अंदर प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर्मेचर के अंदर प्रयोग करते हैं। और आर्मेचर के शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट की जांच करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो उपकरण होता है हमारा ग्राउलर। क्या होता है, ग्राउलर होता है। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 जो है ऑप्शन वो किसी प्रकार से रिलेट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यदि रनिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है कहाँ से दिया हुआ है कि जैसे आपकी कोई दो मशीन है, ठीक है, जैसे A1 अभी अल्टरनेटर की बात कर रहे थे और यहाँ जो है A2 अल्टरनेटर, ये दोनों अल्टरनेटर है और इनको क्या कर रहे हैं हम, सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं। तो ये क्या मशीन हो गई, रनिंग मशीन हो गई, और इस ठीक है, तो ये क्या हो गई, इनकमिंग मशीन हो गई, ये क्या हो गई, रनिंग मशीन हो गई। अब इसके अंदर देखो कि जो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है तो फ्रिक्वेंसी इसके अंदर क्या है कि जब तक ये इसकी फ्रिक्वेंसी इसके बराबर नहीं होगी, ठीक है, तो ये मशीन चलेगी नहीं। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो इनकमिंग मशीन और रनिंग मशीन जो होती है उनकी दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, दोनों की समान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि भूमिगत केबल की विफलता का कारण क्या है, ठीक है, भूमिगत केबल जो है उसकी विफलता का कारण क्या है। कंडक्टर के तापमान में वृद्धि, ठीक है, इंसुलेशन खराब कब होगा, उसके तापमान में वृद्धि कारण, मिट्टी के पीएच के मान में परिवर्तन, नमी इंसुलेशन में प्रवेश करती है तब, या कंडक्टरों का विस्तार करती है तब। तो इसके अंदर देखो कंडक्टर के तापमान में वृद्धि होगी तो भी इसका जो केबल है वो भी विफल हो जाता है, और नमी इंसुलेशन में प्रवेश करती है। तो इन दोनों में से जो मुख्य मुख्य और फर्स्ट जो कार्य है इसका वो क्या होगा, सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा, सी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि नमी जाने से ही क्या होती है, उसका इंसुलेशन फेलियर हो जाता है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि 60 हर्ट्ज पर चलने वाली, ठीक है, 60 हर्ट्ज पर चलने वाली मोटर, एक मोटर का मानक गति क्या होगा, ठीक है, इसकी मानक गति क्या होगी। तो मानक गति का मतलब क्या हो गया, एन एस बराबर, ठीक है, एन एस बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू 120 बटा पोल, ठीक है, क्या हो गया, पोल की बात कर रहे हैं। अब जहाँ कहीं देखो आपको मैं बता दूं तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। यदि यहाँ पोलों की संख्या नहीं दी हुई तो मिनिमम पोल हम कितने मानते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने मानते हैं, 8 मानते हैं। तो मिनिमम पोल मानकर ही इनको सोल्व करना है। तो अब मैं इसको क्या रख रहा हूँ कि इसकी जगह रखता हूँ कि 60 फ्रिक्वेंसी का मान कितना है, 60 इंटू 120, ठीक है, पोल कितने दिया हुआ है, 2, तो 2 पोल दिए हुए तो 2 6, ठीक है, ये कितना हो गया 6, और 6 6 कितने हो गए 3600, ठीक है, 3600 आरपीएम हो जाएगी इसकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3600। 3600 में क्या दिया हुआ है, राइट आंसर डी दिया हुआ है, ठीक है, तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि टेनन आरी में रैक कोण का अनुमानित माप क्या होता है, ठीक है, टेनन आरी जो होती है, टेनन आरी हम जिसको बोलते हैं, एक छोटी होती है इस तरह, ठीक है, इस छोटी सी एक होती है हैंडल होता है, ठीक है, यहाँ इसके दांत होते हैं, तो इनका जो कोण एंगल होता है, ठीक है, जो कोण एंगल होता है वो कितना होता है। तो ध्यान रखना है कि ये जो डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं इनको रट के रखना है, वैसे ही 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है, ठीक है, टेनन आरी का अनुमानित रैक कोण जो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत केबलों का जीवन क्या होता है, ठीक है, इसे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके अंदर क्या है कि बहुत डाटाबेस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और जीवन काल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि इनका क्यों, किसका कितना जीवन काल होता है, ठीक है। आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा बट हम आपको आज ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो भूमिगत केबल का जो जीवन काल है वो क्या होता है, 40 से 50 वर्ष, 35 से 55 वर्ष, 22 से 36 वर्ष, और 5 से 10 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भूमिगत केबल जो होती है वो 40 से 50 वर्ष तक चलती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। डाटाबेस क्वेश्चन है, रट लेना आप इसको एक अच्छी तरीके से। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल कार चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने में कितना समय लगता है। ये देखो अब यहाँ से क्या है, ईवी चार्जिंग का है, तो ईवी चार्जिंग का क्वेश्चन आया वो सिर्फ, और पूछा क्या है उसको स्थापित करने में कितना समय लगता है। बताओ ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में और 3 घंटे में। तो ईवी चार्जिंग को स्थापित करने का जो समय लगता है वो कितना लगता है, 2 घंटे में लगता है, ठीक है। कितना घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, ठीक है, कितना घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, ये भी रटने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थिंग का प्रकार नहीं है, ठीक है, कौन सा प्रकार नहीं है। पाइप अर्थिंग है, बर्स अर्थिंग है, स्ट्रिप अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है। तो बात कर रहे हैं नहीं है, तो प्लेट हमने पढ़ी है, अर्थ स्ट्रिप पढ़ी है, पाइप अर्थिंग पढ़ी है, तो बर्स अर्थिंग नहीं पढ़ी है। तो इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीसी स्टार्टर नहीं है,
डीसी का स्टार्टर कौन सा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। 1 पॉइंट कोई भी स्टार्टर नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 पॉइंट कोई स्टार्टर नहीं होता है। अब बात करता हूँ मैं 2 पॉइंट की। 2 पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, सीरीज मोटर, ठीक है। ये क्या हो गया, सरेनी मोटर चलाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, सरेनी मोटर चलाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो होता है कौन सा है, ये इसके अंदर दिया हुआ है, तो इसका 3 पॉइंट है, तो इसको बोल लेते हैं हम शंट मोटर में। किस में लेते हैं, शंट मोटर में। और इसका लेते हैं हम किस में, कंपाउंड मोटर में, ठीक है। किस में लेते हैं, कंपाउंड मोटर में लेते हैं। इसमें एक 3 पॉइंट स्टार्टर में दोष होता है कि ये क्या होता है कि मोटर को अपनी रेटेड गति पर से ऊपर गति पर नहीं जाने देती है 3 पॉइंट स्टार्टर में। इससे क्या होता है, इसका हटा देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, डीसी मोटर की मानक गति हो सकती है, ठीक है। डीसी मोटर की मानक गति कौन सी हो सकती है। अब इस आरपीएम को इनको देखते हुए डीसी सीरीज मोटर की गति पूछ रहा है, तो डीसी सीरीज मोटर की बात करें हम, ठीक है, डीसी सीरीज की या डीसी यूनिवर्सल मोटर या फिर यूनिवर्सल मोटर की बात करें, तो उनकी गति ही जो होती है, ठीक है, उनकी गति जो होती है क्या है, 14,000 15,000 तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो यह है 1,000 आरपीएम से 20,000 आरपीएम तक ही लिए प्रयोग किया जाता है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। और चैनल से कोई भी पहली बार जुड़ा है तो वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी को इससे इलेक्ट्रिशियन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके 100+ क्वेश्चन है उनका बेनिफिट सभी को मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्टार्टर को स्टार्टिंग के समय स्टेटर वाइंडिंग में कम वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। देखो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना अच्छे से। निम्नलिखित में से किस स्टार्टर को स्टार्टिंग के समय स्टेटर वाइंडिंग को कम वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होती है, स्टार डेल्टा स्टार्टर इसमें भी होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो इसमें भी होती है, सीधे ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जितनी वोल्टेज यहाँ से मिल रही है, ठीक है, VL जितनी मिलेगी VPS भी इतनी मिलेगी, ठीक है, बराबर मिलती है इसके अंदर। जितनी वोल्टेज आप दोगे उतनी ही इसके अंदर मिलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डीओएल स्टार्टर बोलते हैं, ठीक है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि दिए गए चित्र में वाइंडिंग के प्रकार की पहचान करें, ठीक है। कौन से प्रकार की वाइंडिंग, डुप्लेक्स वाइंडिंग, कंस्ट्रक्शन वाइंडिंग, सिंप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। तो इसके अंदर देखो यहाँ से ये सिरा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये सिरा जा रहा है, यहाँ जाके यहाँ से घूमते हुए इसके कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के सेगमेंट से आ रहा है, फिर कम्यूटेटर के सेगमेंट से यहाँ जाके यहाँ आ रहा है। तो ये कौन सा है, सिंप्लेक्स वाइंडिंग जो है इसको बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, सिंप्लेक्स वाइंडिंग इसको बोलते हैं। इस प्रकार की वाइंडिंग को कैसी वाइंडिंग बोलते हैं, सिंप्लेक्स वाइंडिंग बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि एक 3 फेज, ठीक है, एक 3 फेज एसी मोटर में किस प्रकार की आपूर्ति स्रोत दी जाती है। 3 फेज मोटर जो होती है उसमें किस प्रकार की आपूर्ति दी जाती है, सिंगल फेज डीसी, 3 फेज डीसी, तो ये इस प्रकार नहीं देते हैं, ठीक है। सिंगल फेज एसी ये दी जाती है सिंगल फेज मोटरों में, इसमें सिंगल फेज मोटरों में, ठीक है। तो बच गया लास्ट का डी, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 फेज एसी सप्लाई इसके अंदर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए खुले सर्किट में विलक्षण वक्र की क्रांतिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका जो क्रांतिक प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। अब प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R बराबर V/I, ठीक है, यही होता है R बराबर V/I। तो अब इसके अंदर वोल्टेज देखनी है, ठीक है, इसके अंदर क्या देखनी है, वोल्टेज देखनी है, और वोल्टेज और धारा देखनी है। अब इसके अंदर देखो कि जो वोल्टेज है, ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में दर्शाया गया है। तो यहाँ देखो कि यहाँ से कहाँ क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं। तो अब इसके अंदर 2000 दिया हुआ है, ठीक है, तो 2000 बटा 0.2, ठीक है, 0.2, 2000 नहीं 200 है, सॉरी,
ठीक है। तो इस जीरो को यहाँ क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ जीरो लगा देंगे, तो एक से इससे कट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1000 ओम आ जाएगा। ठीक है, 1000 ओम आ जाएगा। सी इज राइट आंसर। इस ग्राफ को देखना है कि यहाँ जो इसका जो क्रांतिक प्रतिरोध है यहाँ क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसको क्या करना है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको देख के आपको घबराना नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एमपीटीओ में आए थे इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्रक, ग्लास फाइबर और अब्रक जैसे इंसुलेटर सामग्री के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, अब देखो कि आपको मैं बता दूं कि इसका जो तापमान होता है, ठीक है, तो यहां लिखना है कि याद आई इलेक्ट्रिशियन ब्रांच, फिर हम चले, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां लिख दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखना याद का क्या हो गया, वाई, आई ई ब्रांच बी, फिर एफ, हम का एच और चले का हो गया सी, यहां रख लेकर। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं कि देखो याद आई, इसका क्या हो जाएगा 90, इसका हो जाएगा 105, इसका हो जाएगा 120। ठीक है, 90, 105, 120, 130। ठीक है, 130 के बाद क्या हो जाएगा 155, 180, यहाँ हो जाएगा 200, 220 और 250। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, तापमान हो जाता है। अब ये कह रहा है कि अब्रक, ग्लास फाइबर और अब्रक जैसे इंसुलेटर। ठीक है, तो मैं बता दूं कि 90 और 105 में क्या होता है कि 90 में होता है साधारण कांच, 105 में होता है तेल में भिगा हुआ कागज, और 120 में जो होता है वो होता है लेदर रैट पेपर, और 130 के अंदर जो होता है वो होता है अब्रक, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 130 से क्या हो जाता है, अब्रक स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर ग्लास फाइबर अब्रक सीट ये सभी इस प्रकार की जो सीट होती है वो क्या होती है, इससे 130 के बाद मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए इज राइट आंसर, 130 इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130 इसका हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी प्रकार इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर और क्वेश्चन क्या आते हैं कि बी, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे आपसे पूछा जाए कि बी वर्ग का तापमान कितना होता है तो 130 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए सी वर्ग का कितना होता है तो 200 हो जाएगा, और एच वर्ग का कितना होता है तो 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार ज़्यादा पूछते हैं, ये बहुत नेग्लिजिबल पूछता है। तो एक बार इस टेबल को आपको जो दी हुई है उसको आपको क्या करना है, पूरी को दोबारा से रिमेंबर करके जाना है, ताकि उसके उपयोग भी आपको ध्यान रखना कितने तापमान पे कौन सा प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ दिया है अब्रक, फाइबर, ग्लास, ये सब पूछा है, तो इसी प्रकार इससे संबंधित जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो इस टेबल को एक बार देख के जरूर जाना है। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन कराने का मतलब यही होता है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे इस प्रकार आप किसी भी तापमान भी पूछ सकता है इससे संबंधित, जैसे इसका उपयोग पूछा है तो अब तापमान पूछ सकता है इसी प्रकार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा चिन्ह में नीला रंग किसका प्रतीक होता है। ठीक है, नीला रंग की बात कर रहे हैं। निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, प्राथमिक चिकित्सा, चेतावनी संकेत। तो जो नीला संकेत होता है, ठीक है, वो किसका होता है, अनिवार्य चिन्ह का होता है। किसका होता है, अनिवार्य चिन्ह का होता है। ठीक है, यदि आपसे इसकी आकृति पूछे, ठीक है, अनिवार्य चिन्ह की आपसे आकृति पूछे तो वो आकृति जो होती है या तो वर्ताकार होती है, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं गोलाकार। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, गोलाकार बोलते हैं। ठीक है, और इसकी चेतावनी चिन्ह की मैं बात करूं तो इसकी जो होती है वो होती है त्रिभुजाकार। ठीक है, कैसी होती है, त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, त्रिभुजाकार हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 32 नंबर की ओर, कि श्रृंखला आरएलसी सर्किट में प्रतिबाधा ज्ञात, प्रतिबाधा की गणना करने का सूत्र क्या होता है। प्रतिबाधा को हम किससे डिनोट करते हैं, कि जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और जेड बराबर क्या होता है कि इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जेड बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस कोष्टक एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर
अब यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा इन सभी का, क्योंकि जेड जो होता है इसका भी स्क्वायर होता है, इसलिए इसका इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो देख लो कहाँ, ये इस प्रकार का जो दिया हुआ है आपको कहाँ दिया हुआ है, ये देख लो। तो इसका जो दिया हुआ है कि जो बी नंबर है उसमें देखो कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी में देखो प्लस दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, इसमें स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, और ए में जो है आर स्क्वायर माइनस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक इसमें ये ध्यान रखना कि यदि सिंपल इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें आपको बता देना, अगर यदि एक्सएल और एक्ससी डिनोट करके, तो जिस समय यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस पहले दिया हुआ है तो पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा, और इंडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव आया है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बाद में आएगा, ठीक है। और यदि कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है किसी प्रकार से तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला करना है, और यदि आपको मेंशन करके फिर पूछता है तो उस तरह सूत्र में चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को निरंतर वोल्टेज जनित्र भी कहा जाता है, मतलब कंटिन्यूअस जो वोल्टेज होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो डीसी सरणि जनित्र कहते हैं, डीसी शंट जनित्र कहते हैं, शॉर्ट शंट जनित्र कहते हैं, लंबा शंट जनित्र कहते हैं। तो जो कंटिन्यू जो होता है निरंतर का मतलब नियत जो वोल्टेज होता है वो कहते हैं हम डीसी शंट जनित्र को, ठीक है। किसको कहते हैं, नियत शंट जनित्र को कहते हैं। किसको कहते हैं, शंट जनित्र को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज जनित्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। किसकी बात कर रहा है, इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध की बात है। मल्टीमीटर जो होता है, मल्टीमीटर को हम बोलते हैं एवोमीटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, एवोमीटर। एवोमीटर का मतलब क्या हो गया कि ए का मतलब है एम्पियर, वी का मतलब वोल्टेज, ओ का मतलब ओम। इन तीनों राशियों को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ मैं मेगर। तो मेगर जो होता है हमारा वो क्या करता है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। साधारण मीटर एक सामान्य परीक्षक, ये कोई वो नहीं होते, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अल्टरनेटर में आमतौर पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये देखो अब ये कहाँ से, ठीक है, कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो डाटाबेस क्वेश्चन है तो 2500 वाट, 1500 वाट, 1000 वाट और 2000 वाट। अब यदि इसके अंदर देखो कि कितनी ऊर्जा है, ये तो पिछली एमपीटीओ के अंदर आया हुआ है डायरेक्ट, इसमें कोई डाटा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन इसको राइट में माना है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं लगाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, 2500 वाट हो गया। जबकि हम ये सोचते हैं कि इस आमतौर पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, कि क्या मतलब हुआ, इसमें किसी प्रकार की वाटेज नहीं दिया था। अगर वोल्टेज पी वाटेज निकालते हैं, पी बराबर वी इंटू आई होता है, तो इसके अंदर धारा देता, वोल्टेज देता, तब तो हम क्या करते, इसको 2500 वाट निकाल देते। अब इस पर देने वाले ने इस पर कोई भी आपत्ति लगाई नहीं है, और इसका मतलब ये है डाटाबेस क्वेश्चन, तो इसके अंदर क्या माना गया है कि 2500 वाट इसका राइट आंसर माना गया, ठीक है। तो ए इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि सब सर्विसल पंपों में, जो सब सर्विसल पंप होते हैं ट्यूबवेल वाले, उस किस प्रकार की वाइंडिंग तारों का उपयोग किया जाता है। जो, ठीक है, ट्यूबवेल के जो सब सर्विसल पंप होते हैं, मतलब मोटर जो होती है उसके अंदर ये बोल रहा है कि किस प्रकार की वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। पीवीसी कवर कॉपर वाइंडिंग वायर का, सिंगल कॉटन कवर का, सुपर एनिमल्ड कॉपर का, एकल रेशम तांबे का तार। तो ध्यान रखना जो ट्यूबवेल होती है उसमें पीवीसी कवर कॉपर वायर तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कॉपर का भी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। पर इसके अंदर जो ऑप्शन दिया है उसके अंदर वेरीफाई जो है वो क्या है, कॉपर वायर वाइंडिंग का जो पीवीसी होता है उसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन चढ़ा होता है। यदि आपने कहीं देखा हो, ठीक है, मोटर वाइंड करते हैं उसके समय देखे हो तो उसके ऊपर क्या होता है, पीवीसी चढ़ा होता है, ठीक है, कॉपर तार के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, रंग बैंड में प्रतिरोध के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपके पास दिए हैं व्हाइट, ग्रे, गोल्ड और सिल्वर, इस तरह के आपको 4 बैंड। यदि आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि ये कितने बैंड का रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, तो ये क्या बोलोगे आप कि 4 बैंड का रजिस्टर है, ठीक है। कि जितने कलर कोड दिए होते हैं उतने ही क्या होते हैं इसके अंदर बैंड होते हैं, ठीक है। तो 1 बैंड, 2 बैंड और 3 बैंड, ठीक है, और एक 4 बैंड दिए हुए है। अब जो प्रथम अंक होता है उसको ऐसे कैसे रखा जाता है। सबसे पहले देखो व्हाइट का मतलब क्या हो गया, कितना रखा जाता है व्हाइट का, ठीक है। तो व्हाइट का हम क्या रखेंगे, 9, ठीक है, क्या रखेंगे, 9 हो जाएगा।
ग्रे, ग्रे का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ग्रे कितने नंबर पे आता है, यदि आपको पता हो तो एक ट्रिक थी, बीबी रॉय ग्रेट बेटन वेरी गुड वाइफ, तो ग्रे जो होता है वो आता है 8 नंबर पे। अब है गोल्ड, गोल्ड किसको बोलते हैं हम, सोना को, तो सोना अगर तीसरी पट्टी में आता है तो 0.1 रखा जाता है। सिल्वर है तो चौथी पट्टी में तो प्लस माइनस 10% आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब मैं इसके पॉइंट को हटाता हूँ तो यहाँ रखूंगा 10, ठीक है, यहाँ 10 रखूंगा तो यहाँ मान कितना हो जाएगा, 9.8, ठीक है, क्या हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। यदि इनकी सहन सीमा दी हुई है क्वेश्चन में तो प्लस माइनस 10% हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर प्लस माइनस 10% हो जाएगा। जब इसके अंदर सहन सीमा नहीं दी हुई है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, 9.8 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो टेबल है, ठीक है, आपकी जो टेबल होती है उसमें लिखा जाता है कि BROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपको अगर कलर कोड याद देते हैं तो काला, ठीक है, भूरा, लाल, नारंगी, येलो, हरा, वो ये वोलेट, ये ब्लू हो गया, नीला और ब्राउन, ठीक है, ब्राउन, वोलेट, ठीक है, और ये ग्रे और ये वाइट, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे और आते हैं कि एक तो आता है गोल्ड, एक आता है सिल्वर और एक आता है कोई कलर नहीं, ठीक है, नो कलर, ठीक है, नो कलर आता है, ठीक है, ये आते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो इनकी तो होती है 5%, इसकी होती है 10% और इसकी होती है 20% सहन सीमा। बाकी जबकि जो दी हुई है वो कि वो सेम टू सेम ऐसी कैसी हो जाती है। तो इस प्रकार ये इसको क्या करना है, इस टेबल को आपको याद रखना है और इस तरह से ये जिस कलर कोड दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है, सोल्व कर लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 प्लस माइनस, अगर सहन सीमा भी दी होती तो ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में टर्मिनल वोल्टेज को निर्धारित करने के लिए का सूत्र क्या होता है। टर्मिनल वोल्टेज जो होती है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज जिसकी बात करें तो उसके अंदर क्या हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, VD लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, B इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थ प्रतिरोध टेस्टर के मामले में इलेक्ट्रोड को AC आपूर्ति क्यों होनी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड हमारा होता है उसको AC आपूर्ति क्यों देनी चाहिए कि DC क्यों नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, मीटर की सुई में कंपन को रोकने के लिए, उपकरण के अंदर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, उपकरण की घूर्णन गति को कम करने के लिए और साधन के लिए, ठीक है, मतलब क्यों उनकी आपूर्ति होनी चाहिए के लिए कि आप पढ़ने के साथ इलेक्ट्रोलाइट EMF की प्रभाव से बचने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि यदि हम AC हो, ठीक है, DC दे देंगे तो DC देने के कारण हमारे पास क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इनकी मात्रा अधिक बढ़ जाएगी और हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रॉपरली नहीं माप पाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग के अंदर क्या देते हैं, हम AC का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, AC का अंदर होता है जो करंट, इसके अंदर करंट चेंज करने के लिए होता है। किसके अंदर, हमारे अर्थ टेस्टर के अंदर करंट AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, करंट कन्वर्टर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यदि ऑसिलोस्कोप के समय, ठीक है, ऑसिलोस्कोप के समय आधार 0.01 मिली सेकेंड पर सेट है, A और B के बीच 5 विभाग डिवीजन है, तो आवर्ती का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे वेव चलती है, इसको क्या कर रखे हैं, इनको 5 डिवीजन में बांटा हुआ है। अब ये जैसे 5 डिवीजन में बांटा हुआ है, ठीक है, इसको क्या कर रखा है, 5 डिवीजन में बांट रखा है। तो जैसे इसको 5 डिवीजन में बांटेगा तो 0.5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करनी, आवर्ती। तो F बराबर क्या हो गया, 1/T, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 5 डिवीजन में बांटेगा तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/5
0.05 हो गया। अब मिली है तो मिली को ऐसे कैसे छोड़ दो, एक बार हम इसको सोल्व करते हैं तो इसको पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 और यहाँ 0 लग गया। अब जैसे इसको मैं कट करूँगा तो 5 दूनी 10, ठीक है, और ये 0। अब मिली नीचे है तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, किलो हर्ट्ज में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, किलो हर्ट्ज में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो नीचे मिली आता है तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा देता हूँ। देखो चलो एक मिनट, यहाँ देखो कि ये क्या होता है कि ये जो साइन वेव होती है ये किसके लिए बोल रहा है, 5 डिवीजन के लिए बोल रहा है। तो 5 डिवीजन में जाएगा तो एक डिवीजन का मतलब क्या, एक डिवीजन का मतलब दे रखा है 0.01, तो 5 दे रखा है तो इसका मतलब 5 से गुना हो जाएगा तो 0.01 सॉरी 0.1 क्या, ठीक है, ये हो जाएगा गुना, तो ये गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि फ्रीक्वेंसी की बात करना, फ्रीक्वेंसी 1/t मानता है, इसको 1/0.05 इंटू मिली की घात करते हैं तो 10 की घात -3 दे रखा है। अब ये जो 3 दे रखा है, ठीक है, ये जो 3 दे रखा है, ठीक है, ये जो 3 दे रखा है ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको जैसे यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को उठाऊंगा, ठीक है, इस पॉइंट को मैं उठाऊंगा तो एक ये क्या हो जाएगा 100, नीचे कितना हो जाएगा 5 इंटू ये ऊपर जाएंगे 10 की घात 3, ठीक है। इसको जैसे कट करता हूँ तो क्या होगा 20 अपन से 100, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू, ठीक है, 10 की घात 3, ये 10 की घात क्या हो जाएंगे 3, ये 10 की घात 3 हो जाएंगे तो हम इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक एक्साइटेशन अल्टरनेटर में रोटर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये रोटर के रूप में कौन काम करता है, किसकी बात कर रहा है, अल्टरनेटर में, आर्मेचर, स्लॉट, वाइंडिंग, साफट। तो जो एक्साइटेशन के रूप में जो रोटर जो के रूप में कार्य करता है वो कौन करता है, कि इसका जो आर्मेचर होता है वो करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, एज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, एसी या डीसी आपूर्ति पर किस प्रकार की मोटर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी मोटर है जिसको एसी और डीसी दोनों पर हम कर सकते हैं। तुल्यकालिक मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, यूनिवर्सल मोटर, इंडक्शन मोटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीज राइट आंसर, ठीक है, दोनों पर कार्य करते हैं, ठीक है। एसी पे चलाओगे तो भी कार्य करेगी। अब ये डीसी पे चलाते हैं तो डीसी पे सीरीज मोटर की तरह कार्य करती है, एसी पर चलाते हैं तो यूनिवर्सल मोटर की तरह कार्य करती है। इसके अंदर जो प्रयोग होती है एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों साइड चला सकते हैं, मतलब एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखो, जब एक सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में नियोजित किया जाता है तो इसे कहा जाता है, ठीक है, इनको पावर फैक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, तुल्यकालिक जनितर, तुल्यकालिक संधारित्र, पावर फैक्टर संधारित्र, प्रेरण मोटर। तो यदि पावर फैक्टर के रूप में सिंक्रोनस मोटर को प्रयोग करोगे तो उसे कहते हैं तुल्यकालिक संधारित्र। क्या कहते हैं, तुल्यकालिक संधारित्र। बी इज राइट आंसर। तुल्यकालिक जनित्र की मैं बात करूं तो ये कहते हैं हम अल्टरनेटर को, ठीक है, अल्टरनेटर, ठीक है, किसको कहते हैं, अल्टरनेटर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित संधारित्र का उदाहरण है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित संधारित्र का उदाहरण है, माइका कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ध्यान रखना यदि कभी भी आपसे परिवर्तित संधारित्र के बारे में पूछे तो वो होता है एयर कैपेसिटर, ठीक है, बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री ग्राफ में दिए गए गुण को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये दिया हुआ है किसके ऊपर, एक तो हमारे पास होता है एनटीसी, ठीक है, एक होता है हमारा पीटीसी, एक होता है जेडटीसी, ठीक है, क्या होता है जेडटीसी, ठीक है। अब इसका सुनो कि एनटीसी होता है वो होता है ऋणात्मक तापमान गुणांक, ये होता है धनात्मक ताप गुणांक और ये होता है जीरो ताप गुणांक। अब इसके अंदर दिया हुआ है कि यहाँ तो दिया हुआ है प्रतिरोध, ये देखो यहाँ तो दिया हुआ है प्रतिरोध, यहाँ दिया हुआ है तापमान। अब ये कह रहा है आपके साफ साफ दर्शा रखा है
क्या दर्शा रखा है कि ये दे रखा है, ये देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब ऋणात्मक ताप गुणांक दिया हुआ है। तो ऋणात्मक ताप गुणांक दिया हुआ है तो इससे पहले आपके पास ये पता होना चाहिए कि ऋणात्मक धनात्मक जेड चीज किस किस का होता है। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास क्या होता है कि चालक, ठीक है, एक तो होता है चालक, दूसरा होता है अर्धचालक और एक होता है कुचालक। ठीक है, ये शब्द होते हैं। अब इसके अंदर देखो, ठीक है, अभी आपको देखना है कि ये दोनों जो होते हैं ये तो क्या होते हैं एनटीसी, चालक जो होते हैं वो होते हैं पीटीसी। ठीक है, अब आप बोलोगे गुरुजी कौन जेडटीसी में कौन आते हैं, जिसका ताप गुणांक क्या होता है जीरो होता है। अब जीरो किसका होता है, या तो मैग्नीन या फिर यूरेका का, या तो यूरेका का होगा या फिर कांस्टेंट का होगा। तो इसके अंदर दिया हुआ है। अब बात करते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव जो टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो अब मुझे बताओ कि मैंने बोला चालक, तो चालक के अंदर देखो चांदी भी है, ठीक है, चांदी दे रखी है, कॉपर भी दे रखा है और पीतल भी दे रखा है, ये जो तीनों है, ठीक है, ये तीनों जो होते हैं चालक के अंदर आते हैं। और चालक का तापमान क्या होता है पैटीसी, ठीक है, पीटीसी होता है। अब इसके अंदर देखो ग्लास, ठीक है, ग्लास, ठीक है, ग्लास क्या है, जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, क्या होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब ऋणात्मक ताप गुणांक होता है ग्लास के अंदर। यहीं यदि आपको क्या मिलता कि यदि आपको शीशा देखने को मिलता, ठीक है, यदि आपको क्या देखने को मिलता, शीशा देखने को मिलता, तो ये शीशा भी क्या होता है चालक होता है, जिसकी हम बात करते हैं टिन और लेड। लेड मतलब क्या होता है शीशा होता है और शीशा में से क्या होता है चालक होता है। और यदि कांच आपसे पूछा जाए, ग्लास या कांच जिसका दूसरा नाम है, उसका उपयोग करते हैं अर्ध कुचालक के रूप में, जो हमारी इमर्शन रोड होती है, ठीक है, ठीक है, जो हमारी इमर्शन रोड होती है उसके अंदर अचालक कंक्रीट होते हैं, उसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, कांच जो होते हैं इनका उपयोग हम किसके अंदर करते हैं अर्धचालक के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि शीशा हमारा जो होती है टिन और लेड फ्यूज इनके अंदर प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक और संग्राहक के बीच में प्रतिरोध की कितनी मात्रा मापी जानी चाहिए, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, मध्यम, बहुत उच्च। ठीक है, तो कौन सी जो होती है वो उसको हम मापते हैं, ठीक है, तो बहुत उच्च होता है उसको मापते हैं। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर उत्सर्जक और संग्राहक के बीच प्रतिरोध जो होता है उसके अंदर बहुत उच्च मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कि डीसी मोटर की गति को दोनों दिशाओं में किस विधि नियंत्रित किया जा सकता है, किस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, किस विधि से नियंत्रित किया जा सकता है, शंट क्षेत्र विधि द्वारा, फील्ड टाइपिंग विधि द्वारा, आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा, वार्ड लियोनार्ड विधि। तो वार्ड लियोनार्ड विधि जो होती है वो दोनों तरफ से हमारी काम करती है। अब वार्ड लियोनार्ड विधि जो होती है इसके अंदर क्या होती है, तीन मशीन होती है। ठीक है, तीन मशीन होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, एक तो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, एक जनरेटर होता है, एक मोटर होती है। ठीक है, ये जो तीन मशीन होती है टेक्निकल हेल्पर में जो, ठीक है, 2018 में पूछा गया था कि इसके अंदर कितनी मशीन होती है। अब इसका जो गति जो परिवर्तन की जाती है वो क्या की जाती है कि आधार गति से कम और आधार गति से अधिक के लिए हम क्या कर सकते हैं इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वार्ड लियोनार्ड विधि का उपयोग दोनों साइड करते हैं, आधार गति से कम और अधिक से अधिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रेकिंग सिस्टम का नाम बताइए जिसमें आपूर्ति के टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाता है ताकि जनरेटर टायर उल्टा हो जाए और मोटर की सामान्य घुमाव का विरोध करे। ठीक है, तो जैसे विपरीत होगा तो उसके अंदर क्या होगा, विरोध तो अपने आप करेगा वो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी कौन सी ब्रेकिंग होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ब्रेकिंग कौन सी होती है, रीजनरेटिव, डायनेमिक ब्रेकिंग, मल्टीपल ब्रेकिंग और प्लगिंग ब्रेकिंग। तो ये जो ब्रेकिंग होती है वो कौन सी होती है, प्लगिंग ब्रेकिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं कि मोटर की दिशा चेंज करने के लिए आर्मेचर के टर्मिनल चेंज कर दिए जाते हैं, जबकि मोटर को रुकने के बाद इसको पुनः स्टार्ट किया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, प्लगिंग क्रिया कहते हैं, प्लगिंग ब्रेकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। दिए गए चित्र में सर्विस लाइन के प्रकार की पहचान कीजिए। ये किस प्रकार की लाइन है, तो भूमिगत संचरण लाइन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, उप संचरण लाइन है, पारस्परिक संचरण लाइन है। तो इसका ध्यान रखना है कि ये कौन सी है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है। देखने को ही हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी है, ओवरहेड
ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, कौन सी है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, ठीक है, कौन सी है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक घुमावों के प्रति वोल्ट की संख्या 10 है, 10 के बराबर होती है यदि द्वितीयक वोल्टेज 30 वोल्ट है तो द्वितीयक घुमावों की गणना करें। देखो ट्रांसफार्मर की जो रेशो होते हैं वो क्या होते हैं, के बराबर N2 बटा N1 बराबर V2 बटा V1। अब ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्टेज, ठीक है, घुमाव प्रति वोल्टेज दे रखा है, तो घुमाव प्रति वोल्टेज दे रखा है, तो घुमाव प्रति वोल्टेज हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान रखना। तो किसकी दे रखा है घुमाव प्रति वोल्टेज, द्वितीयक वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, इधर द्वितीयक वोल्टेज दे रखा है। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है कि द्वितीयक के बाद में बात करेंगे तो N2 बटा V2 हो जाएगा, ठीक है, N2 बटा V2 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं, के का मान दिया हुआ है 10 बराबर N2 बटा V2 का मान कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। तो N2 हम ज्ञात करेंगे, तो N2 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 300, ठीक है। कैसे कि ये इसको वजर गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 300, तो यहाँ 300 टर्न इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 300 टर्न इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बड़े ट्रांसफार्मर के लिए शीतलन माध्यम के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो बड़े ट्रांसफार्मर होता है उसमें कूलिंग के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, वायु, पानी, तेल, शीतलन एजेंट। तो जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, हम तेल शीतलन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तेल शीतलन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि डीसी मोटर के अनुप्रयोग को खालिस्तान में देखा जा सकता है, कि जो डीसी मशीन होती है उसको कहाँ देखते हैं, खिलौनों में, पंखों में, कंप्रेसर में, कंप्यूटर में, ठीक है। तो जो डीसी मशीन होती है उसको हम प्रयोग देखते हैं खिलौनों के अंदर, जैसे खिलौन गाड़ी वगैरह ये होती है ना, उनके अंदर देख आपको क्या मिलेगी, छोटी मोटर, डीसी मोटर देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दो, 1100 ल्यूमन का उत्पादन करने वाले 75 वाट के प्रकाश बल्ब की चमकदार की दक्षता क्या है, ठीक है, दक्षता ज्ञात करनी है। तो जो ल्यूमन पर वाट होती है ये क्या होती है, एन नीटा बराबर क्या होती है, ल्यूमेन बटा वाट, ठीक है, क्या होती है, ल्यूमेन पर वाट होती है। अब इसके अंदर ल्यूमेन का मान दिया हुआ है 1100, ठीक है, क्या दिया हुआ है 1100 बटा 75, ठीक है। अब इसको काट दो, 25×3 = 75, ठीक है, 25 चौक 100 और 25 चौक 100, ये कट गया। तो इसके अंदर काटोगे इसको फिर से 44/3, तो इसको काट दे, 3 एकम 3 और 3 3 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12, 12 13 14 2 हो गए, यहाँ पॉइंट 3 6 18 और 3 6 18 ल्यूमेन पर वाट, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ये 4 कर लेना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, 4 करना है, 1 मिनट, चार कर लेना आपको यहाँ पे। टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये लो 14.66 ल्यूमेन पर वाट हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, बिजली कट जाने के बाद भी किस प्रकार की रिले अपने संपर्कों को स्थित बनाए रखती है, मतलब ये सप्लाई कट होने के बाद भी अपने संपर्क को वैसे के वैसे बनाए रखती है, इम्पल्स रिले, लैचिंग रिले, रीड रिले और थर्मल रिले। तो इनमें से कौन सी रिले है जो अपने उसको बनाए रखती है, तो लैचिंग रिले जो होती है वो अपने संपर्क को लाइट सप्लाई कट होने के बाद भी बनाए रखती है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, यदि किसी विद्युत लैंप में 7 एम्पियर धारा है तो 10 मिनट के तंतु की ओर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा याद कीजिए। तो Q बराबर क्या होता है, I/T, ठीक है, Q बराबर I/T होता है 7×10, मिनट दे रखा है सेकंड में याद करेंगे, ठीक है, 60 लगा देंगे, 7 बराबर क्या होता है, 7 6 42, 2 0 ये हो जाएगी।
और क्यू पूछ रहा है तो क्या हो जाता है, कूलाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, कूलाम। तो इसमें 7×42, बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि डीसी मोटर कौन सा भाग भारी लोड सर्किट के लिए प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशात्मक धारा परिवर्तित करता है, मतलब एक दिशात्मक परिवर्तित करता है। सापट, पोल, कॉइल, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर। तो जो कम्यूटेटर होता है वो क्या होता है कि आउटपुट के अंदर एक दिशात्मक भारी लोड को क्या करता है, करंट प्रवाहित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेशन का उद्देश्य क्या है। लेमिनेशन करने का उद्देश्य क्या होता है कि मैंने अभी पहले भी बताया था, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं स्ट्रे लॉस करने के लिए, एडी कम को लॉस करने के लिए। तो एडी करंट जो होती है उसको कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्मेचर की जो कोर होती है उसको लेमिनेट करते हैं, फ्लक्स लॉस को कम करने के लिए नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आरेख दिखाए गए तारों के प्रकार को किस स्थान पर लागू किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ देखो लैंग्वेज इसके अंदर का खेल है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि क्या दिया हुआ है, टनल वायरिंग कहते हैं, हॉस्टल वायरिंग कहते हैं, स्टेयरकेस वायरिंग कहते हैं, या कॉरिडोर वायरिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि जो अब इसके अंदर देखो न्यूट्रल जहाँ कॉमन हो रहा है, ठीक है, यहाँ फेज जो है वो देखो यहाँ नीचे से कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो इस वायरिंग जो होती है, ठीक है, इस वायरिंग को हम बोलते हैं हॉस्टल वायरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉस्टल वायरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। और स्टेयरकेस वायरिंग जो होती है हमारी वो क्या होती है, जीने की वायरिंग होती है। कौन सी होती है, जीने की वायरिंग होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए आरेख में वायरिंग सिस्टम से संबंधित घटक की पहचान कीजिए। वायरिंग सिस्टम से संबंधित इसका आपको क्या करना है, पहचान करना है। तो डायोड है, तो डायोड का सिंबल इस तरह होता है। ठीक है, ये जो हो गया, इधर एनोड और इधर क्या हो गया, कैथोड। ठीक है, फ्यूज जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का सिंबल जो होता है वो इस तरह होता है। ठीक है, ये प्रतिरोध का हो गया। स्विच जो होता है, स्विच 1 वे की बात करें या 2 वे की बात करें तो इस तरह स्विच आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये देखो फ्यूज है, ठीक है, ना कि प्रतिरोध, ध्यान रखना फ्यूज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ड्यूल स्टार्टर का मुख्य केंद्र कौन सा होता है। ड्यूल स्टार्टर का जो मेन होता है वो कौन दिए थे, रिले कॉइल, चुंबकीय कॉइल, तांबे की कॉइल या प्रेरण कॉइल। तो ड्यूल स्टार्टर के अंदर जो प्रयोग की जाती है मुख्य रूप से वो होती है रिले कॉइल। ठीक है, रिले कॉइल जो प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि डीसी मशीन के भारी भाग को जाना जा सकता है। भारी कवर की बात कर रहे हैं, ये तो फील्ड कॉइल के नाम से, आर्मेचर कोर से, कम्यूटेटर से, योक या बॉडी के नाम से। तो जो भारी भाग होता है उसको हम योक बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फील्ड कॉइल जो होती है इसकी बॉडी के ऊपर कसी होती है, आर्मेचर कॉइल जो होती है वो एंड कवर और फ्रंट कवर के ऊपर बेरिंग की सहायता से रखी जाती है। कम्यूटेटर जो होते हैं ये भाई साहब जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसी को डीसी में परिवर्तन करते हैं और डीसी को एसी में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, वह उपकरण जो प्रकाश की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करके, ठीक है, करने, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, है करने के लिए फोटोवोल्टाइक प्रभाव का उपयोग करता है, विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, किसका कर रहा है, फोटोवोल्टाइक का प्रभाव का उपयोग करते हुए विद्युत आवेश उत्पन्न करता है जो अर्धचालक को स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, विद्युत सेल कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो जो फोटोवोल्टाइक के सिद्धांत पे काम करता है तो वो एक ही सेल होता है हमारा, क्या होता है, सोलर सेल। कौन सा होता है, सोलर सेल। ठीक है, कौन सा है, सोलर सेल। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, विद्युत परिपथ में उत्पन्न बल का नाम क्या है। विद्युत परिपथ में उत्पन्न बल की बात कर रहा है। तो बल जो होता है वोल्टेज, ईएमएफ, एम्पियर में करंट, वोल्टेज में वोल्ट में वोल्टेज ड्रॉप और एनटी में एमएफएफ। इसका जो राइट विद्युत बल जो होता है, विद्युत के अंदर जो होता है वोल्ट इसकी इकाई होती है, और ईएमएफ की बात करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि डीसी मोटर की वोल्टेज होती है, ठीक है, डीसी मोटर की जो वोल्टेज होती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, डीसी मोटर की वोल्टेज की बात कर रहा है। तो डीसी मोटर में वोल्टेज कितनी होती है, 1.5 से 100 वोल्ट, ठीक है, 0.2 से 360, 2.5 से 230, 0.5 से 450, ठीक है। तो ये तो हो जाती है, हम बात करें तो सिंगल फेज के लिए, ये बात करें हम तो 3 फेज के लिए। अब बची कौन सी, ठीक है, 1.5 से 100 वोल्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, क्योंकि हम डीसी मोटर में लगभग जो होती है कितनी 110 वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं। जो वायुयान होते हैं, ठीक है, जहाज होते हैं, उनके अंदर 110 वोल्टेज का प्रयोग होता है। या फिर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में भी कितना होता है, 110 वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है डीसी के लिए। तो उसके आधार पर इस क्वेश्चन को लिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटर का जीवन काल कितना होता है, ये देखो अल्टरनेटर का जीवन काल पूछ लिया, तो ये 10 वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है, 7 वर्ष होता है या 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटर का जीवन काल जो होता है वो होता है 7 वर्ष। आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, ठीक है, ये न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। इसी क्लास से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है वीडियो को, वो लाइक ज़रूर करें। और आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए नए नए कंटेंट के साथ नई नई वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो आपके लिए एक ही मैराथन है, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है, टैंक है, फोटोवोल्टाइक सेल, ये फोटोवोल्टाइक सेल नहीं है, ठीक है, वाइंडिंग है, कोर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक सेल नहीं है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वेव वाइंडिंग में ए का मान कितना होता है, वेव, ठीक है, WAV वेव होता है, तो वेव में होता है A बराबर 2, ठीक है, क्या होता है, A बराबर 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स की ऐसा इकाई खालिस्तान के द्वारा दी गई है, एम्पियर जो होती है वो किसकी होती है, विद्युत धारा की, किसकी होती है, विद्युत धारा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। ओम जो होती है वो किसकी होती है, प्रतिरोध की होती है, किसकी होती है, प्रतिरोध की होती है। वोल्ट जो होती है वो होती है विभव की, ठीक है, या विभवांतर की, विभवांतर, ठीक है, तो इनकी ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, डीसी मशीन में ब्रेक टेस्ट में आउटपुट टॉर्क किसके प्रकार दिया जाता है, आउटपुट टॉर्क किस प्रकार दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ध्यान रखना, रट लेना इसको, 9.81 कोष्टक S1 माइनस S2 इंटू आर स्मॉल आर, ठीक है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकरों की विफलता का कारण नहीं है, विफलता का कारण कौन सा नहीं है, सर्किट अतिभार होगा तो सर्किट ब्रेकर विफल तो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पावर में वृद्धि होगी, करंट का उच्च प्रभाव, करंट का अगर ओवरलोड होता है, ठीक है, तो हो जाएगा। तो पावर की वृद्धि, ध्यान रखना यहाँ एक चीज़ है, या अगर शक्ति की वृद्धि पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि करंट का उच्च प्रवाह यहाँ क्या हो रहा है, उच्च शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में पूछ रहा है तो यहाँ होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। पावर से इसमें कोई लेना देना सर्किट में नहीं होता है, ठीक है, तो ये कोई इसका विफलता का कारण नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एसी मोटर के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र को कहा जाता है। एसी मोटर का घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं, चर गति, औसत गति, तुल्यकालिक गति और तत्काल गति। तो जो तुल्यकालिक गति से घूमता है उसे कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टर में कौन सी खराबी आम होती है, लो मैन वोल्टेज, उड़ा हुआ फ्यूज, भूसंपर्क दोष, दोषपूर्ण आइसोलेटर। इन्वर्टर में कौन सी खराबी आम है, ठीक है, तो इस इन्वर्टर के अंदर जो भूदोष होता है ये आम बात होती है, ठीक है, क्या होती है, आम बात होती है। तो ये कहीं भी संपर्क कर जाते हैं। इन्वर्टर की, तो ये सबसे बड़ी इन्वर्टर की खराबी है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि 3 फेज एसी मोटर के स्लिप प्रतिशत की गणना करने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो स्लिप प्रतिशत गणना करने का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, देखो कि NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। NS माइनस NR, तो नीचे NR दिया, ये गलत हो गया, N ये होता नहीं, ये भी नहीं होता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, एज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी PDF पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि हम आपको ये PDF प्रोवाइड कर सकते हैं और लास्ट में हम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्किट ब्रेकर का जीवन काल कितना होता है। अभी तो अल्टरनेटर का पूछा था, अब सर्किट ब्रेकर का पूछ रहा है। तो 30 से 40 वर्ष होता है, या 40 से 50 वर्ष होता है, 60 से 80 होता है, या 15 से 20 वर्ष होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो सर्किट ब्रेकर चलते हैं उनकी वायु जो होती है 30 से 40 वर्ष होती है। कितनी होती है, 30 से 40 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कंडक्टर में करंट क्या तय करता है। ठीक है, कंडक्टर में करंट क्या तय करता है, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चुंबकीय रेखाओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव, चुंबकीय ध्रुवों की संख्या। तो कंडक्टर में करंट का क्या तय करता है, तो कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है उसको तय करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड को किस गहराई में दबाना होता है। किस गहराई में दबाना होता है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन को जितनी गहराई तक पहुंचाओगे, क्योंकि इसमें नमी आएगी और नमी के कारण उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मान दिया हो उसका ध्यान रखना है कि 4 फीट। इसके अंदर क्या हो जाएगा, 4 फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्थिंग हम क्या करते हैं, नमी तक पहुंचना चाहिए, तो इससे जितनी गहराई तक जब पहुंचाओगे उतना ही हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ब्रशलेस DC मोटर कितने समय तक चल सकती है। ठीक है, अब ये देखो ब्रशलेस जो मोटर होती है वो कितने समय तक चल सकती है, 2000 घंटे तक, 20,000 घंटे तक, 1000 तक, 10,000, तो 10,000 घंटे तक चल सकती है। ठीक है, ब्रशलेस DC मोटर कितने समय तक चल सकती है, तो 10,000 घंटे तक चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि DC मशीन की प्रत्यक्ष परीक्षण मतलब डायरेक्ट परीक्षण का उदाहरण क्या है। हॉपकिन परीक्षण, ब्रेक टेस्ट परीक्षण, स्वेनबर्न परीक्षण और भार निरीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक टेस्ट परीक्षण जो होता है उसे हम प्रत्यक्ष परीक्षण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लैप वाइंडिंग में ए का मान कितना होता है। ठीक है, ए का मान कितना होता है किसके अंदर, लैप में, तो ए बराबर लैप वाइंडिंग हो गई, तो ए बराबर क्या होता है, पी होता है। क्या होता है, ए बराबर पी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटर कितने समय तक चलता है। ये देखो अल्टरनेटर 7 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 9 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, उसका जीवन काल कितने वर्ष था, 7 वर्ष था। अब इसका जो दोबारा से घूम के आ गया, तो इसका अल्टरनेटर कितने समय तक चलता है, तो वो क्या हो गया, लैंग्वेज चेंज की है, बाकी वही है, जीवन काल कितना हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के संशोधित रूप को केल्विन डबल ब्रिज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, केल्विन के रूप में जाना जाता है। निम्न मूल्यों के प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखो मेंशन किया है कि निम्न मूल्य के प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। 7 ओम से अधिक, 5 ओम से अधिक, 1 ओम से कम, ठीक है, या 10 ओम से कम। यहाँ एक काम से कम नहीं है, यहाँ ओम था, ठीक है, काम टाइपिंग हो गया, तो यहाँ 1 ओम से कम हो जाएगा। क्या है, 1 ओम से कम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रयोग करते हैं मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, या फिर इसका अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एसी स्टार्टर का क्या कार्य होता है। एसी स्टार्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्नेक प्रदान करने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, मोटर को ठंडा करने के लिए, बिजली में स्विच करने के लिए, बिजली के स्विच करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सोलर सेल किसके बने होते हैं। हमारा जो सोलर सेल है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन परमाणु का, पोटेशियम परमाणु का, कैल्शियम परमाणु का, मैग्नीशियम परमाणु का। तो जो सोलर सेल होते हैं वो हमेशा सिलिकॉन का परमाणु के बने होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो लीकेज करंट होता है ये इनका मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए इनकी क्षमता अधिक होती है सिलिकॉन
परमाणु के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, किसी वर्गाकार तरंग के रूप में के लिए आरएमएस वोल्टेज और औसत वोल्टेज के बीच क्या संबंध होगा। अब यहाँ देखो मेंशन किया है वर्गाकार तरंग। अब इसको आपसे सोचना कुछ नहीं है। वर्गाकार तरंग का मान औसत मान हो चाहे आरएमएस मान हो चाहे पिक फैक्टर हो चाहे, इनके लिए सभी के लिए क्या होता है, समान होता है। ठीक है, क्या होता है, समान होता है। अगर इतना पता है कि समान होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि डायोड की औसत अग्रधारा रेटिंग क्या दर्शाती है। अग्रधारा रेटिंग क्या दर्शाती है। 5 से 22 में शिखर धारा वह अधिकतम डीसी धारा जिसे डायोड निरंतर वहन कर सकता है। अधिकतम एसी धारा भंजन पर धारा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो अग्रधारा होती है वो दर्शाती है अधिकतम डीसी धारा जिसे डायोड निरंतर वहन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा उपकरण दोष की स्थिति के बाद रीसेट किया जा सकता है। ठीक है, प्रतिरोध, संधारित्र, परिपथ योजक, फ्यूज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोष की स्थिति के बाद भी इसको क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, पुनः स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको एमसीबी के बारे में बात बताऊँ तो एमसीबी क्या होती है कि जैसे शॉर्ट सर्किट ओवरलोड दोनों कंडीशन में काम करती है। तो दोनों की कंडीशन में जब काम करती है तो वो क्या करती है, ट्रिप हो जाती है। जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया वो ट्रिप हो गई। ट्रिप होने के बाद उस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को क्या कर सकते हैं हम, उससे दूर करके हम क्या कर सकते हैं, उसको पुनः स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बोलता है। तो जो परिपथ वियोजक होते हैं, सर्किट ब्रेकर जो होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं कि दोष की स्थिति के बाद भी हम रीसेट किया जा सकता है, वापस से स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्णतः चार्ज की गई लेड एसिड बैटरी में धनात्मक प्लेट जिसको हम बोलते हैं कैथोड का प्राथमिक सक्रिय पदार्थ क्या होता है। ठीक है, धनात्मक प्लेट को क्या बोलते हैं, कैथोड का प्राथमिक सक्रिय क्या होता है, लेड पेरोक्साइड, लेड सल्फेट, स्पंजी लेड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो धनात्मक प्लेट होती है वो होती है लेड पेरोक्साइड की, पूर्णतः चार्ज के समय लेड पेरोक्साइड की बनी होती है। ठीक है, और ये जो होती है ऋणात्मक प्लेट होती है। कौन सी होती है, ऋणात्मक प्लेट होती है। ठीक है, और ये दोनों लेड सल्फेट की होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों होती है डिस्चार्ज के समय। किस समय, डिस्चार्ज के समय। ठीक है, ये दोनों किसके समय होती है, डिस्चार्ज समय। ठीक है, डिस्चार्ज के समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। दी गई आकृति में किस प्रकार के विद्युत स्विच को दर्शाया गया है। ठीक है, किस स्विच को बोलते हैं, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, द्विपथी मतलब 2 वे स्विच, 4 पोल स्विच या बहुस्थिति स्विच। तो इसको क्या बोलेंगे हम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट स्विच बोलते हैं। ए इज राइट आंसर। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्विच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्विच के सेल का ईएमएफ लगभग होता है 0 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5। तो हमेशा ध्यान रखना शुष्क वोल्टेज, शुष्क के सेल का वोल्टेज जो पूछा है, प्राथमिक सेल के अंदर जिस सेल का वोल्टेज पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वो होता है शुष्क सेल, और शुष्क सेल का वोल्टेज जो होता है 1.5 होता है। अच्छे से रट लेना। ठीक है, हमेशा हर डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शुष्क सेल का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीसी परिपथ का शक्ति घटक सदैव होता है। एक डीसी के अंदर हमारे शक्ति पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो पावर फैक्टर का मान कितना होता है, 0, एकक या एकक से कम, एकक से अधिक। तो ध्यान रखना इकाई पावर फैक्टर होता है। ठीक है, एकक को ही क्या बोलते हैं हम, इकाई बोलते हैं, पीएफ। ठीक है, पावर फैक्टर रहता है। तो एकक मतलब इकाई पावर फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो कि 400 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समअवधि ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले फ्रीक्वेंसी पूछा था, अब समअवधि पूछा। तो टी बराबर 1/f। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है कितनी, 400 हर्ट्ज। तो टी बराबर 1/400। ठीक है, अब बराबर ये बराबर क्या, ठीक है, यहाँ 400 में जाएगा नहीं, हमने क्या लगाया, पॉइंट रख दिया। पॉइंट रखा तो यहाँ 0 रखा, फिर हमने यहाँ 0 दिया, यहाँ 0 उतार दिया। 100 में भी नहीं जाएगा, फिर 0 उतार दिया, फिर यहाँ 0। 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, ये 2 0 से 2 0, 4 2 नहीं 8, 2 बच गए, 4 5 20। पॉइंट ये क्या हो गया, समय पूछ रहा है तो सेकंड में आ जाएगा। तो 0.002 है,
ए इज राइट आंसर। हमारे पास ए आ गया और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वह टर्मिनल जहां 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 3 या 3 से अधिक, तो नोड, टर्मिनल, एनोड, कैथोड। तो जहां 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है उस भाग को हम कहते हैं नोड। केवीएल और केसीएल का पढ़े हैं ना, उसके अंदर की यहाँ से उठाया गया है। ठीक है, तो नोड इसकी शाखाओं को क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है, जहां 2 या 3 से अधिक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कील को ठोकने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है? कॉम्बिनेशन प्लायर जो वायर को काटने और जो स्क्रू, छोटे स्क्रू खोलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। हथौड़ा, मैलेट, स्क्रू ड्राइवर। तो हथौड़ों का प्रयोग किया जाता है कील को ठोकने के लिए। मैलेट जो होती है वो क्या की जाती है? पतली सीट को या एल्यूमिनियम के तार को सीधा करने के लिए। स्क्रू ड्राइवर जो होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है कि तार को खोलने और कसने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या बिजली का चालन कर सकता है? पानी के अंदर बिजली प्रवाहित होती है, कॉपर के अंदर बिजली प्रवाहित होती है, मानव शरीर के अंदर बिजली प्रवाहित होती है। तो ये सभी इसके अंदर आ जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक, इनमें से कौन सा बिजली का टूल बहुत कम जगह स्क्रू लगाने के लिए, मतलब जो तीखे कोने होते हैं उनकी जगह प्रयोग करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? कटिंग प्लायर जो धातु काटने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, या तार को काटने के प्रयोग करते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर, पोकर, मैलेट। तो लॉन्ग नोज प्लायर जो होता है उसका उपयोग किया जाता है तीखे और टूल, छोटी जगह होती है ना जहाँ हाथ नहीं पहुंच पाता, वहाँ इसका लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पोकर जो होता है, जो आप उसके पास देखते हो गन्ने का जूस निकालता है, बर्फ तोड़ने के लिए प्रयोग में लेते हैं उसको पोकर। मैलेट जो होता है, अभी बताया मैंने, पतली चादर को सीधा करने के लिए, या फिर एल्यूमिनियम के जो तार होते हैं उनको सीधा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, पंखा करंट के प्रभाव पर के कारण घूमता है। किस प्रभाव के कारण घूमता है? चुंबकीय प्रभाव, तापक प्रभाव, सीवेक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो पंखा जो होता है वो चुंबकीय प्रभाव के कारण घूमता है। किसके कारण घूमता है? चुंबकीय प्रभाव के कारण। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वायर गेज प्लेट का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, त्रिकोण, आयताकार, गोलाकार। ठीक है, तो जो वायर गेज होती है, ठीक है, वो गोलाकार होती है। ठीक है, कैसी होती है? गोलाकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फ्यूज आमतौर पर एक होता है करंट सीमित करने वाला डिवाइस, वोल्टेज सीमित करने वाला डिवाइस, बिजली को सीमित करने वाला डिवाइस, वोल्टेज बांटने वाला डिवाइस। तो जो फ्यूज होता है वो क्या करता है? करंट को सीमित करने वाला डिवाइस होता है। ए इज राइट आंसर। ठीक है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर पहाड़ी से नीचे उतरते समय डीसी मोटर किस रूप में कार्य करती है? ठीक है, डीसी श्रेणी मोटर के रूप में, डीसी शंट जनित्र के रूप में, डीसी श्रेणी जनित्र के रूप में, डीसी शंट मोटर में। तो पहाड़ी इलेक्ट्रिकल मोटर पहाड़ी से नीचे उतरते, मतलब ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो ट्रेन के अंदर क्या होती है? डीसी श्रेणी मोटर होती है। आजकल 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करने लग गए, पहले थी। तो जैसे उतरती है तो उतरते समय डीसी श्रेणी जनित्र की तरह कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर में अंतर संरक्षण की निम्न में से किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, अंतर संरक्षण मतलब इंटरनल, तो इंटरनल की ट्रांसले प्रणाली का, मर्ज प्राइस प्रणाली का, ए व बी दोनों, इम्पीडेंस रिले। तो ट्रांसले प्रणाली और मर्ज प्राइस दोनों का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषता किस प्रकार की होनी चाहिए? घातीय रूप से बढ़ने वाली, ड्रूपिंग वाली, स्ट्रेट लाइन वाली, पैराबोलिक वाली। तो ड्रूपिंग वाली इसकी विशेषता होती है, जैसे इस तरह होता है ये। ठीक है, करंट और वोल्टेज यहाँ से वी और यहाँ आई, तो इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, इस प्रकार की होती है ड्रूपिंग, इसको बोलते हैं ड्रूपिंग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 1000 वाट का हीटर 2 घंटे चलाई जाने वाली कितनी यूनिट बिजली की उपभोग करेगा? ठीक है, कितनी बिजली की खपत करता है? तो KWH बराबर होता है 1000। ठीक है, क्या होता है? 1000। तो 1000 वाट इंटू 2/1000। ठीक है, 1000 से 1000 गए तो कितना बच गया? 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 यूनिट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट की क्वेश्चन की आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये लो, ये थे आपके क्या है 102 क्वेश्चन। इससे हमने कर लिए कम से कम 150 से
150+ क्वेश्चन हमने इसके अंदर सोल्व कर लिए हैं सॉल्यूशन देख देख के। ठीक है, तो यदि चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी MPTO एग्जाम दे रहना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन का एग्जाम देने से पहले जरूर वीडियो को देख के जाएं, ताकि इसके अंदर हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी PDF, ये क्वेश्चनों की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आपको नए नए वीडियो आपको देखने को मिले। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।